नवनिर्माण को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति आई, बच्चों के मन में शिक्षा की अलख ज्योत जगाई। बाल मन को खेल खेल में शिक्षा, रुचियों का मूल्यांकन जैसी नई दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक पक्ष को उजागर करता एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं ये होनहार छात्र। आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय प्रस्तुत करता है अपना नुक्कड़ नाटक मंथन। भाई जो कुछ भी हो जाए, मेरा पुत्र तो बड़ा हो के डॉक्टर बनू, डॉक्टर।
आपको पता है रॉकेट कैसे उड़ता है और उसका धुआं कहाँ से आता है? तुम्हें इसका भी नहीं पता? मैम मुझे पता है। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है? नो मैम। तुम्हें ये भी नहीं पता? मैं बताती हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? नो मैम। जब तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा तो तुम आगे चलकर साइंस का भाग पढ़ोगे। अरे क्या हुआ सुनील, इतना घबराया हुआ क्यों है? और ये पीछे क्या छुपा रहा है? दिखा 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 दिखा। अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, साइंस प्रिय कॉमन बहुत कंफ्यूजन है। वैसे तो मुझे लगता बाहर सच बहुत पर क्या करूं? किसी से भी तो प्यार है। अरे मैं तो सोचती हूँ आज ले लूं। आज से नहीं करेंगे। कोई स्कोप ही नहीं है। अरे अदिति, ये तुम क्या पूछ रही हो? मैं इस प्रिज्म में 7 रंग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिख ही नहीं रहे कहीं। वही पुराने तरीके। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए वो पुराने आज भी कामयाब है? तो देखा, अगर यही बारात के जमाने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती तो इनका कुछ और ही हाल होता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 ये मुहिम बता और बदलाव की शुरुआत होती है प्राइमरी यानी विद्या प्रवेश से टॉय एज पेडागॉजी से। अरे गाड़ी बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हमारे विद्यालय में खूब सारे टॉयज हैं जिनसे तुम खेलते खेलते पढ़ना सीख सकती हो। तो चलें? साथ NEP 2020 प्रमोट करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। चलो अब इसे ऐसे समझते हैं। मेरे पास ये बलून है, मैंने इसमें हवा भरी, अब मैं इसे छोड़ दूं। मैंने इसे छोड़ दिया, जिस तरह से हवा ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया और बलून आगे गई, वैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस बहुत तेजी से नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और रॉकेट ऊपर चली जाती है। तो यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। साथ ही इस पॉलिसी के चलते अब कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। अरे क्या हुआ सुनील, तुम कोशिश तो करो। कोई बात नहीं, अगली बार डट के मेहनत करना। और हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो कितने सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, यानी तुम्हारे पास तो मौके ही मौके हैं। और हाँ, तुम तो कितने टैलेंटेड हो। तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी स्किल है। तुम तो ग्रेट एक्टर और तुम उस पर फोकस हो और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम एक सक्सेसफुल एक्टर बनोगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमोट करती है ईज ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स यानी अब सब्जेक्ट चूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना अच्छा है ना, अब हम ज्योग्राफी के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। साथ ही साथ ये पॉलिसी प्रमोट करती है दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना यानी कि पीयर लर्निंग। अरे भूल गई, आज ही तो मैंने क्लास में बताया था कि प्रिज्म के अपने कोई रंग नहीं होते, लेकिन जब प्रिज्म के सरफेस से लाइट पास होती है तो दूसरी तरफ से हमें सातों रंग निकलते दिखते हैं। समझ आया? हाँ। और तो और, ये पॉलिसी केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये टीचर्स को भी बहुत सारे के पास ये तरीके ऑप्शन देती है। और हाँ, एनईपी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने की पूरी आज़ादी देती है। हाल ही में जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनमें से कोई भी कभी कंक्लूजन नहीं देती। या तो कभी प्राइमरी एजुकेशन पर चर्चा या कभी इंटरमीडिएट पर। लेकिन भाषा शिक्षा नीति 2020 ऐसी पहली पॉलिसी है जो अर्ली लर्निंग से लेकर हायर एजुकेशन तक फोकस करती है और वो भी बिल्कुल नए ढांचे के द्वारा जो कि है 5+3+3+4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। ये है एक नई मुहिम, एक ऐसी मुहिम जो रखेगी नींव। ये नींव है आने वाले भविष्य की मजबूत भारत की। जय हिंद। आसमां कितना रंगीन है, आसमां कितना हसीन है। उड़ना चाहे मेरा दिल तो मुझको खुद पर यकीन है।
मुश्किल यूं तो गई है, पर मेरा दिल भी यही है। चलता जाऊं मैं अब तो मंजिल बिल्कुल नहीं है। क्यों रोके ये मुझको जमाना, मैंने अब ये है ठाना। उड़कर मुझको है जाना, आसमां पूरा है पाना। आसमां पूरा है पाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मातृभाषा का हो विस्तार, खेल कूद में सीखे बालक लक्ष्य प्राप्ति हो आधार। विज्ञान गणित शिक्षा की बारी, अब है गहरी समझ की बारी, लक्ष्य प्राप्ति का पथ दिखलाने शिक्षा नीति हो गई जारी। छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति गीत। इसके रचनाकार हैं श्रीमती ऋतु पल्लवी जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, एवं श्री उदय शंकर जी, संगीत शिक्षक केंद्रीय विद्यालय। इसको संगीतबद्ध किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के संगीत शिक्षकों ने। की धारा है,
शिक्षा होगी जो ऐसे अवसर देगी तररम, नए कौशलों से जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगी तररम, और मिटेगी संज्ञान और फिर कला युक्त विज्ञान, ला 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 ला, कैसा अद्भुत होगा बचपन, कैसी इसकी शान, कैसी इसकी शान, कैसी इसकी शान। सारी रब मब रब गम प गम रे सा, शिक्षित होकर सारी दुनिया की हम करें भलाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे अवसर लाई, खेल खेल में आओ अब मिलजुल कर करें पढ़ाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे अवसर लाई, खेल खेल में आओ अब मिलजुल कर करें पढ़ाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे अवसर लाई, खेल के अवसर लाई, ऐसे अवसर लाई, ऐसे अवसर लाई। हो गया। सभागार में विराजमान मान्यवर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा गणमान्य अतिथिगण से विनम्र अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारकर मंच की शोभा बढ़ाएं। मान्यवर अतिथिगण,
माननीय सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अनीता करवाल जी से सादर अनुरोध है, कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय सचिव जी। इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। NEP 2020 के 2 साल पूरे होने के अवसर पर होने वाले इस समारोह में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आपके व्यस्त बहुमूल्य समय से आपने हमारे लिए समय निकाला सर, आपके हम बहुत आभारी हैं। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बहुत गहरी रुचि रही है सर, और भारत के जो 21वीं सदी के नागरिकों के कौशल में सुधार करना आपकी प्राथमिकता रही है, जिसका मुझे पर्सनल अनुभव भी है। इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबका मान बढ़ा है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में, गाइडेंस में और बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफलता से कार्यान्वयन किया जा रहा है। वेलकम सर। मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी एंड MOS स्किल्स श्री डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी, आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। आप सबका गाइडेंस और सपोर्ट हमको हमेशा मिलता रहा है। आप हमारे साथ जुटे रहे हैं। वेलकम सर एंड वेलकम मैम। मैं राज्यों से आए एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन, स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स SCERTs, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, शिक्षक जो सारे राज्यों से आए हैं, और जो यहाँ पर राज्यों से जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका रही है NEP को धरातल पर उतारने के लिए। यू आर वेरी वेरी वार्मली वेलकम्ड। हमारे मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, स्किल मंत्रालय से, ऑटोनमस बॉडीज के ऑफिशियल्स हैं, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी उपस्थित हैं। सभी महानुभावों का इस अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ। IITs, IIMs और इस तरह के देश के जो बहुत ही अग्रणी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके डायरेक्टर्स आए हुए हैं। आप सबका स्वागत है। मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, जो आज हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत है। NEP 2020 जो है, ये एक सिनेरियो को बदलने वाली एक पाथ ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी है, और ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, मजबूत नींव बनाने के लिए एक विजन इसने हमें दिया है। इसमें जो सपने दिखाए हैं और जो एस्पिरेशंस दिखाए हैं, उनको साकार करने का तरीका भी दिया है। देयर इज अ वे फॉरवर्ड, एक दिशा है। NEP में जैसा आपने नुक्कड़ नाटक में देखा, और बच्चों ने इसको बड़े आसानी से कम स्कूल एजुकेशन को रिप्रेजेंट किया, एंड जो इन्होंने दिखाया वो एक्चुअली हम लोग पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट्स में लगे हुए हैं कि दिस शुड बिकम मटेरियलाइज इन रियल लाइफ फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर प्रत्येक देशवासी, बच्चे को, शिक्षक, माता पिता सभी को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने में हमें शुरू से सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं आज के कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत
गत 2 वर्षों में की गई संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों को एक झलक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फिल्म आप सबके सामने पेश किया जा रहा है। मेरी किताबें कहती हैं अब कहानियां नई, मेरी आंखों में हैं अब सपने नए, हुनर की हुंकार है अब, निज भाषा की धार है अब। देश की नई शिक्षा नीति ने आज युवाओं के सपने भी बदले हैं और उन्हें पूरा करने की स्ट्रैटेजी भी। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों के समय की संकुचित सोच से बाहर निकालकर भारतीय मूल्यों और 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ रही है। तभी तो युवा बन रहे हैं स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और इनोवेटिव ग्लोबल लीडर्स। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। शिक्षा नीति ने 2 साल में ही स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्किलिंग की तस्वीर बदल दी है। देश की युवा पीढ़ी को मिला है एक नया आसमान, जहां पुराने बंधनों से आजादी है। स्कूली शिक्षा अब बोझिल नहीं, मजेदार है। खेल खेल में क्रिएटिविटी के साथ साथ पढ़ाई बच्चों को लुभा रही है। निष्ठा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के तहत 47 लाख शिक्षकों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। निपुण भारत कार्यक्रम में बच्चों की बुनियादी पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान को ठोस करने के साथ ही उनकी रुचि और क्षमता का आकलन भी किया जा रहा है। विद्या प्रवेश के तहत खेल खेल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों में लर्निंग एनहांसमेंट पैकेज दिए गए हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम युवाओं को पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका दे रहा है। जहां छात्र अब एक साथ मल्टीपल कार्यक्रम की पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं वे ट्विनिंग, डुअल और जॉइंट डिग्री अरेंजमेंट्स के जरिए कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भी कर सकते हैं। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल और दीक्षा के माध्यम से 33 भारतीय भाषाओं में 2.9 लाख ऑनलाइन ई कंटेंट भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। स्वयं मूक्स पोर्टल और स्वयं प्रभा टीवी के व्यापक विस्तार के बाद अब डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना और मल्टी मॉडल शिक्षा चैनल्स को 34 से बढ़ाकर 200 करने का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। आज स्कूलों तथा कॉलेजों में विभिन्न भाषाओं में, साइन लैंग्वेज में, ऑडियो फॉर्मेट में पढ़ाई सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। जेईई, नीट आदि परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में ली जा रही हैं। हमारी प्राचीन विद्या को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने के लिए 13 इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर्स खोले गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर है। वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों को इग्नू और NIOS के रास्ते मेन स्ट्रीम शिक्षा से जुड़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 75,000 स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल्स, ITIs और हायर एजुकेशन सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के जरिए स्किल हब सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। उभरती और भविष्य की टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री लेड एवं मार्केट लिंक्ड वोकेशनल ट्रेनिंग पर निरंतर बल दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे और युवा अब उस उज्जवल भविष्य के निर्माण में जुटे हैं, जहां प्रश्न पूछने पर पाबंदी नहीं होगी, बल्कि हर प्रश्न का हल होगा चुटकियों में।
2020 के द्वितीय वर्षगांठ समारोह के माननीय विशिष्ट अतिथि, लोकप्रिय नेता, मान्यवर शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी से करबद्ध अनुरोध है, कृपया अपना अमूल्य उद्बोधन प्रदान करें। मान्यवर विशिष्ट अतिथि जी। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी सालगिरह के अवसर पे इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की लोकप्रिय गृह मंत्री तथा सहकारिता विभाग के मंत्री, हम सभी के नेता, जिनके शिक्षा के साथ, मूल्य आधारित शिक्षा के साथ विशेष संपर्क है, इसे हमारे परम आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, आईटी तथा स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की राज्य मंत्री मेरे मित्र राजीव चंद्रशेखर जी, इस सभागार में उपस्थित तथा टेक्नोलॉजी में देश की विभिन्न स्थान से जुड़े हुए सभी शिक्षा परिवार के आदरणीय मित्रगण, विभिन्न राज्य सरकार की अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास विभाग की सभी अधिकारी मित्रगण, वाइस चांसलर्स, शिक्षा अनुष्ठान के विभिन्न प्रमुख मित्रगण, छात्र छात्री भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण, कोई भी जन्मदिन में, कोई भी सालगिरह में उसकी अपने आप में एक महत्व रहती है। 34 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई 29 को ही, आज ही के दिन, थोड़ा कल्पना करिए, आज ही के दिन 2 साल पहले देश की स्थिति क्या था। देश कोरोना की चपेट में था। क्या होगा, क्या हो रहा है, कब ये रुकेगी, ये सारे दुनिया संचार दुविधा में था। उस समय में भारत की पूंजी ज्ञान है, भारत की संपदा मानव संपदा है। उस समय में क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया था। उसी समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जन्म हुई और मैं इस शिक्षा नीति की दूसरी साल की महोत्सव पे, उत्सव पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की निकट में एक भाषण को आपके सामने दोहराना चाहूंगा। कई मित्र यहां उपस्थित है जिन्होंने प्रत्यक्ष उस भाषण को सुना है। स्कूल शिक्षा विभाग के मित्र उसको टेक्नोलॉजी में दिखे होंगे, लेकिन मेरा मोह हो रहा है आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जब यहां हम लोग पहुंचे, 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां हुआ। मैं माननीय गृह मंत्री जी के आने के पहले जो छोटी सी एग्जीबिशन लगी है, प्रदर्शनी लगी है, उसमें कुछ समय बिताया। आपने भी उसको देखा होगा। पलटू और मोटू ऐसे 2 चरित्र की आपने वर्णन भी सुना होगा। 2 छोटे नन्हे बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है उसको वर्णन कर रहे हैं। उससे लेके मंच में जो 3 कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे एक गान, एक नुक्कड़ नाटक, एक स्वागत संगीत, वंदना हुई। मित्रों, हम सभी के मन में एक प्रश्न अभी आ रहा है, ये भारत की भविष्य कहना गलत होगा, ये भारत की वर्तमान है, ये भारत की सत्य है, ये भारत की वस्तुस्थिति है। हमें कहा जाता है उस वस्तुस्थिति को, उस वर्तमान को थोड़ा आगे ले जाने के लिए
शिक्षा परिवार की सभी प्रमुख घटक यहां उपस्थित हैं। क्या सच में हम उनको आगे ले जाएंगे, ले जा पाएंगे? क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य एक आयु के बाद बदलता नहीं। हम लोग जिस आयु में हैं, हम कितना खुद को बदल पाएंगे, कितना बदलेंगे? और अभी की जो भविष्य है, ये भविष्य दुनिया को नेतृत्व देने की भविष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया की जो हालत है, इस कोरोना ने उसको दर्शाया। दुनिया की इस हालत में भारत के पास उत्तर है, भारत के ज्ञान के पास उत्तर है, भारत के ज्ञान आधारित समाज में इसकी उत्तर है। मित्रों, जब इस शिक्षा नीति की क्रियान्वयन हो रहा है, मैं एक ही शब्द कहूंगा, शिक्षा पिछले कई दशकों से, कई सदियों से, ये तो कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने उसी विषय को बनारस में कहा, मैं जिस बच्चों को अभी देख के आया हूं, क्या उनको संभालने के लिए आप तैयार हो? मैं भी आपके सामने उसको दोहराता हूं। उन्होंने और एक विषय बनारस में कहा, हमें 1835 में, आज अगर हम 2022 में उसको गिने, 2035 अब से चंद साल बाकी है। उस समय के अंदर, आने वाले 12-13 साल के अंदर, मैकॉले व्यवस्था जो भारत को पराधीन करने के लिए, भारत को नीचे करने के लिए, भारत की मानसिकता को अख्तियार करने के लिए एक रचना बनाई गई थी, वो आज भी चल रहा है। उसी की विकल्प में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको पराधीनता की मानसिकता से बदल के भारतीय मानसिकता को विकास करना। मित्रों, पिछले 200 सालों में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे और क्या पेडागोजी ने हमने डेवलप किया, कंटेंट डेवलप किया, यह अपर्याप्त है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। आजादी के उपरांत उसमें कई सुधार हुए, कई चीज छूट गए, कई चीज अच्छे हुए, लेकिन उसकी मूल आत्मा के बारे में इस शिक्षा नीति ने उल्लेख किया है, जिसके बारे में बच्चों ने नाटक में उल्लेख किया। हमें क्यों शिक्षा लेनी है, ज्ञान क्यों लेनी है? नौकरी के लिए, डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, या दुनिया की सपने को पूरा करने के लिए? ऐसा विश्वास हमारी भारतीय समाज में है। इसीलिए हमने कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं। शिक्षा हमारी पूंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने की हम लोगों की सामूहिक संकल्पना आज बनी है। मित्रों, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, पिछले 2 साल में हम सभी लोग, जब माननीय गृह मंत्री जी, ऐसे कोई सप्ताह नहीं गया होगा पिछले 1 साल में। हमारी नई टीम 1 साल से जुड़ा है, आप लोग पहले से काम कर रहे हो, आप ही की मेहनत से शिक्षा नीति आई है। लेकिन ऐसे कोई सप्ताह नहीं गया जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने हमें नहीं पूछा कि शिक्षा नीति की प्रगति कहां तक हुई, भारतीयता के साथ जुड़ने की व्यवस्था क्या हुई। ऐसा कोई एक सप्ताह नहीं रहा जिन्होंने मेरे को, उन्होंने नहीं पूछा, हमारी टीम को नहीं पूछा। मित्रों, इतना ही पवित्र चीज हमारी पास है, हमारी दायित्व में है। लेकिन पिछले 2 साल में हमने, आजकल तो एक प्रशासनिक अधिकारी और विद्वानों के बीच में एक विषय है, पिछले 1 साल में मेरा अनुभव है, गृह मंत्री जी, ये काम क्यों नहीं हुआ सर? कोरोना आ गया था। ये काम क्यों हुआ सर? कोरोना में करना पड़ा। दोनों उपाय में कोरोना को हमने बहाना बनाया। मित्रों, भारत में 200 करोड़ टीका लग चुके हैं, हमारे विद्यालय महाविद्यालय खुल चुके हैं। हम लोग, अभी प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, आने वाले 75 दिन के अंदर तीसरा डोज भी मुफ्त में भारत सरकार लगा देगी। हम लोग उसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। समय हमने कुछ गवाया है। देश बड़े आशा की साथ हम सभी से अपेक्षा कर रहा है, ये शिक्षा व्यवस्था भारत को सर्वोच्च स्थान पे ले जाने के लिए एक ही मार्ग है। इसी अपेक्षा हमारी पूरा परिवार के ऊपर है। मैं आज की दूसरे जन्मदिन के अवसर पे, जब हम सब उत्सुक से माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए, मैं गृह मंत्री जी के सामने, माने सरकार की प्रमुख नेतृत्व के सामने मैं इतना ही कहता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, हमारी पूरा परिवार शीघ्र ही शीघ्र उसकी, अभी तो
पौधा लग चुका है, पानी हमने डाल रहे हैं। आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जमाना है, बायोटेक्नोलॉजी की जमाना है, जल्दी ही फल हम पहुंचाएंगे। इसी जिम्मेवारी के साथ मैं सबको पुनर्बार शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद महोदय आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया अपने कर कमलों से एनईपी की नई पहलों का शुभारंभ करें। श्रद्धेय मुख्य अतिथि जी। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पढ़ने लिखने का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। आज बच्चों और युवाओं के सपने भी बदले हैं और उन्हें पूरे करने का तरीका भी। 2 साल पहले शुरू हुई ये यात्रा अनेक उपलब्धियों और नई उम्मीदों के साथ तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस बार स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और हुनर की पाठशाला में जुड़ रहे हैं कई रोचक अध्याय। मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक कंसल्टेशन सर्वे फॉर एनसीएफ के विकास के लिए इनपुट और सुझाव प्राप्त करने के लिए 23 भाषाओं में 1 करोड़ नागरिकों के साथ सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण आयोजित किए जाएंगे। सेटिंग अप ऑफ 200 वर्चुअल लैब्स। साइंस और मैथ्स के 200 वर्चुअल लैब्स में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च का लाभ उठा सकेंगे 10 करोड़ स्टूडेंट्स और 10 लाख टीचर्स। NDEAR कंप्लायंट विद्या समीक्षा केंद्र। देश भर के शिक्षा केंद्रों को नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर या NDEAR का सपोर्ट मिला है, जिससे विस्तृत डेटा कलेक्शन होगा और शिक्षा के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी। विद्या अमृत पोर्टल, एक्नॉलेजिंग माइक्रो इंप्रूवमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन। दीक्षा पर उपलब्ध ये पोर्टल देश भर के अच्छे लर्निंग इनिशिएटिव को संकलित करेगा ताकि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को इंप्रूव करने में इनका लाभ उठाया जा सके। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा 4.0 ECCE। इसके माध्यम से मास्टर्स ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होगी जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल की शिक्षा देकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। स्कूल इनोवेशन पॉलिसी। स्कूलों में क्रिएटिविटी, आइडिएशन, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप कर ये पॉलिसी स्कूल से ही स्टार्टअप के प्रयास को देगी आकार। न्यू एज स्किल्स। NCBET ने 6 क्षेत्रों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड 100 से अधिक फ्यूचर स्किल क्वालिफिकेशन तैयार किए हैं, जिससे भारत बन सके स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्किल हब्स इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शिक्षा संस्थानों में स्किल हब्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को इंडस्ट्री लेड और मार्केट लिंक्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। 2000 स्किल हब केंद्रों पर 1,53,000 उम्मीदवारों को मिलेगा प्रशिक्षण। लिंकिंग वोकेशनल एजुकेशन विद हायर एजुकेशन। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत स्किल संस्थानों में ट्रेनिंग लेने वाले छात्र भी अब इग्नू के एकेडमिक कार्यक्रम में एनरोल कर सकेंगे। अब तक नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र तथा जन शिक्षण संस्थानों ने इग्नू के साथ 500 MOU किए हैं। लॉन्च ऑफ IKS मेला एट AICTE न्यू दिल्ली 29 से 31 जुलाई। शिक्षा मंत्रालय का इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन IKS मेले का आयोजन कर रहा है। इस मेले में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा से जोड़ने के लिए चल रहे प्रयासों और कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा। इस मेले के अंतर्गत 3 कार्यक्रम लॉन्च होंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम MIC प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से प्रेरित और विकसित उत्पादों, प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। 75 भारतीय गेम्स इन स्कूल्स,
हर महीने पीटी शिक्षकों के माध्यम से स्कूलों में मौसम के अनुसार उपयुक्त भारतीय खेल शुरू किया जाएगा। कलाशाला इनिशिएटिव इन 750 स्कूल्स। इस पहल के तहत स्कूल के बच्चों को भारत के विभिन्न कला स्वरूपों से परिचित कराया जाएगा ताकि उन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज में मदद मिले। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी पहलों का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह द्वारा लोकार्पण हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई पहलों के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय राजनेता तेजस्वी व्यक्तित्व माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया अपना अमूल्य उद्बोधन एवं आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। श्रद्धेय मुख्य अतिथि जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सचिव शुल्क शिक्षा श्रीमती अनीता करवाल जी, श्री संजय मूर्ति जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, और आज इस सभागार में और वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं सबसे पहले शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब ये आयोजन हो रहा है तब शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। किसी को इसमें कौशल विकास के माध्यम से रोजगारी की संभावनाएं बढ़ेगी ऐसा दिखाई पड़ता होगा। किसी को प्राथमिक शिक्षा को बल देकर बच्चों की अभिव्यक्ति को, बच्चों की क्षमताओं को एक मंच देने का माध्यम दिखाई पड़ता होगा। किसी को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत करने का, इसको स्वीकार करने का माध्यम इस शिक्षा नीति दिखाई पड़ती होगी। किसी को देश भर के अनेक बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान इसमें दिखाई पड़ता होगा। किसी को मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और आरएनडी के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के आरएनडी में, अनुसंधान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल, बहुत अच्छे विद्यार्थी हमें मिलेंगे ऐसा दिखाई पड़ता होगा। और किसी को लगता होगा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर जब स्टूडेंट शिक्षा छोड़ता है तब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था के बीच में शिक्षा नीति से सामंजस्य बनेगा, यह भी दिखाई पड़ता होगा। परंतु मैं देखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये महान भारत की रचना की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत रचना का कारण बनने वाली है। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जमीनों से नहीं बनता, नदियों से नहीं बनता, पहाड़ों से नहीं बनता है।
कल कारखानों से नहीं बनता है, मकानों से नहीं बनता है। कोई भी राष्ट्र बनता है उसके नागरिकों से बनता है, और उसके नागरिकों से मिली हुई जो जनता बनती है, इसकी संस्कृति और संस्कार से राष्ट्र का निर्माण होता है। और मैं मानता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये प्रतिभावान नागरिक बनाने की मूल कल्पना के साथ बनाई गई शिक्षा नीति है। मित्रों, आज मैं यहां किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं आया हूं, मगर अभी की व्यवस्था के अंदर जो रिक्तियां हैं, जो लूफोल्स हैं, उसको मैं अगर सामने नहीं रखता हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझने में हमें बहुत तकलीफ आएगी। शिक्षा का उद्देश्य, धर्मेंद्र भाई ने कहा 1835 में क्लार्क्स बनाने का हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना जो उनकी शासन को अनेक साल तक चलाए, हो सकता है। मगर आजाद भारत का शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है क्या? आजाद भारत की शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा का उद्देश्य आलेखित किया था। जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थ नहीं बनाती है, जो शिक्षा बच्चे को चारित्रवान नहीं बनाती है, जो शिक्षा परोपकार का भाव बच्चे में पैदा नहीं करती है, और जो शिक्षा बच्चे में सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती है, वो शिक्षा शिक्षा कहलाने के लायक नहीं है। और इस शिक्षा के सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए मोदी जी ने बहुत मंथन के बाद, मुझे मालूम है पूरी प्रक्रिया लाखों लाखों लोगों से चर्चा हुई है, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से सुझाव नहीं आया होगा। लाखों सुझावों में से विचार मंथन कर कर अमृत को निकाला है। वो अमृत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, ये तीनों के प्रति दृष्टिकोण को सजग करते हुए मानव के समग्र विकास को थ्रस्ट देने वाली एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसलिए मोदी जी ने इसका बहुत सरल अनुवाद किया है। उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिक्वायरमेंट समझाई है, उसको कहते हुए कहा 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की शक्ति और क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का स्रोत है, और एक ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के लिए चैनलाइज करने के लिए ये नई शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। मित्रों, कई बार हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर शिक्षा के मूल उद्देश्यों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम शिक्षा के उद्देश्यों से भटक गए थे। और ये नई शिक्षा नीति ज्ञान और संस्कृति संवेदन के साथ देव और समाज एवं अर्थव्यवस्था की मांग को परिपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और इसके माध्यम से कई सारे उद्देश्य, हमारे देश को महान बनाने के कई सारे उद्देश्य सिद्ध होने वाले हैं। आज ढेर सारे इनिशिएटिव भी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के
यहां पर शुरू हुए हैं, इसलिए मैं विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सभी उद्देश्य इस इनिशिएटिव के पीछे है वो सफलता को प्राप्त करें। आज 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई और मैं मानता हूं इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है और शिक्षा प्रणाली अपने मूल उद्देश्यों की ओर बढ़ती हुई आज हमें दिखाई पड़ती है। 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, मगर कम समय भी नहीं है। देश के अंदर 68 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 86 में भी आई और इसके बाद 2020 में आई, मगर ये पहली ही शिक्षा नीति है जिस पे एक भी विरोध का सुर पूरे देश भर के अंदर सुनाई नहीं पड़ा। यही बताता है कि ये शिक्षा नीति देश की जड़ों के साथ जुड़ी हुई है। यही बताता है कि ये शिक्षा नीति सबको सम्मिलित करते हुए, सबके सुझावों का सम्मान करते हुए ये शिक्षा नीति को बनाया गया है और लगभग 2.5 लाख पंचायतें, 12,500 से ज्यादा लोकल बॉडीज, 675 जिले और 2 लाख से ज्यादा आए हुए कॉन्क्रीट सुझाव, मैं कॉन्क्रीट सुझाव शब्द पर वजन देना चाहता हूं, कॉन्क्रीट सुझावों में से विचार मंथन कर अमृत को निकाला गया है। ये नीतिगत दस्तावेज मात्र नहीं है, भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षार्थियों, शिक्षाविदों और नागरिकों की आकांक्षा का ये प्रतिबिंब है। इस शिक्षा नीति को देश भर के कई लोग वर्षों से चाहते थे कि इसमें कुछ बदलाव आए, जो बदलाव आज मोदी जी के नेतृत्व में हम देख पाते हैं। मित्रों, ये 2 साल में कोरोना होने के बावजूद इसके बारे में एक व्यापक बज़ क्रिएट हुआ है और मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो बज़ क्रिएट हुआ है इसको मैं बहुत आशा के साथ देख रहा हूं कि जो बज़ क्रिएट हुआ है उसी में ही नई शिक्षा नीति की सफलता के बीज है। इसी में ही एक बड़े वट वृक्ष को मैं देख रहा हूं और इसी में ही मैं भारत को शिक्षा की दृष्टि से पुनः एक बार विश्व में एक महाशक्ति बनते हुए देख रहा हूं मित्रों। और आज शिक्षा नीति जब आई है तब यहां पर ज्यादातर प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षा नीति के ढेर सारे पहलू हैं, मगर मैं कुछ पहलुओं पर थ्रस्ट दूंगा, बाकी का जिक्र करूंगा। नई शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। इसके बगैर कोई लोकतांत्रिक समाज जीवंत नहीं रह सकता और यह शिक्षा प्रणाली ही हमारे समाज को भी एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज बनाने में आगे बढ़ेगी। यह शिक्षा नीति को बारीकी से पढ़े तो उसकी जड़ें तो भारतीयता के साथ जुड़ी हैं, इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हैं, इसकी जड़ें भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ी है, इसकी जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भी जुड़ी है। परंतु ये शिक्षा नीति दुनिया भर की आधुनिकता को अपनी बाहों में समेटने की क्षमता भी रखती है। दुनिया भर के अंदर हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों को स्वीकारने का खुला मन भी ये शिक्षा नीति रखती है। दुनिया भर के अंदर जितने भी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हुए, जितने भी प्रयोग हुए हैं, सफल प्रयोग हुए हैं, इसको समाहित करने की क्षमता भी ये शिक्षा नीति रखती है। और इसके साथ साथ ये शिक्षा नीति नए चिंतन का रास्ता भी खुला छोड़ती है।
क्योंकि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं पर खत्म नहीं होती है। इस नीति के माध्यम से डिजिटल और ग्लोबलाइज दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे वेदों का वाक्य है कि हर दिशाओं से हमें शुभ विचार प्राप्त हो। ये शिक्षा नीति ये मूल मंत्र के आधार पर बनी हुई है। संकुचितता को इसमें कोई स्थान नहीं है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है कि एक ऐसे विद्यार्थियों को घड़ना जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना भी रखते हो, इसमें ओतप्रोत हो और सही अर्थ में ग्लोबल सिटीजन बनने की क्षमता रखते हो। एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करना इसमें समाहित किया गया है। मित्रों, इसमें स्वभाषा को भी बहुत महत्व दिया गया है। स्वभाषा को महत्व दिया है तब प्राथमिक शिक्षा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षाविद यहां पर उपस्थित है। मुझे आपको स्वभाषा का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है। कम नसीब से, दुर्भाग्य से हमारे देश को भाषा को मन की क्षमता के साथ, बुद्धि के साथ जोड़कर देखा गया। भाषा बुद्धि का परिचायक नहीं है, मन की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। भाषा व्यक्ति की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। इसकी विचारने की, चिंतन करने की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति है। क्षमता, चिंतन, ये कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छा कर सकता है। ये हमारी नई शिक्षा नीति का एक आधार बिंदु है और इसके अभाव में हमने बहुत कुछ गंवाया है। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपनी मां की भाषा में, अपनी मातृभाषा में ही सोचने की शुरुआत करता है। उसके अंदर मौलिक चिंतन की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। जब उसकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के परे किसी और भाषा से होती है, उसी वक्त उसकी मौलिक चिंतन क्षमता को हम कुंठित कर देते हैं, कुत्सित कर देते हैं। इसके आसपास में जो समाज है, इससे एक प्रकार से हम काट देते हैं उसको। इसके बच्चे के इतिहास से काट देते हैं, इसकी संस्कृति से काट देते हैं, इसकी जीवन पद्धति से भी काट देते हैं। इसीलिए इस शिक्षा पद्धति में ये थ्रस्ट दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी और इसीलिए त्रिभाषा के फॉर्मूले को भी इस शिक्षा पद्धति में बहुत वचन के साथ रखने का दिया। कई सारे शिक्षाविद बैठे हैं, मेरे जैसे लोग, मैं तो बहुत दृढ़ता के साथ मानता हूं कि अनुसंधान और मातृभाषा में शिक्षा पद्धति दोनों के बीच में बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अनुसंधान वो ही कर सकता है कि जो अपनी भाषा में सोचता हो, क्योंकि उसकी मौलिक विचार क्षमता अपनी भाषा में ही विकसित हो सकती। जिस दिन बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दूसरी भाषा में देते हो, उसका मौलिक चिंतन को हम समाप्त कर देते हैं। अगर देश को R&D का हब बनाना है तो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में रखना ये बहुत जरूरी है। मित्रों, व्यक्ति इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, IAS IPS अफसर बने, कुछ भी बने, वो सफल व्यक्ति बन सकता है। मगर हमारी शिक्षा नीति सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं चाहती, बड़े व्यक्ति चाहती है। जो व्यक्ति खुद को बड़ा बनाए, और खुद को बड़ा बनाना है तो उसकी चिंतन करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी मन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, इसके तर्क मतलब लॉजिक्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसके विश्लेषण मतलब एनालिसिस को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी निर्णय क्षमता को
धार देनी पड़ेगी, इसको डिसीजन मेकर बनाना पड़ेगा, इसकी नीति के बारे में सोचने की दृष्टि को जागरूक करना पड़ेगा और नीति के आधार पर निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने की भी क्षमता उसमें डालनी पड़ेगी। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। रटे रटाए ज्ञान से मार्क्स बढ़ सकते हैं, रटे रटाए ज्ञान से नौकरी भी मिल सकती है, रटे रटाए ज्ञान से अच्छे से बनाए हुए नियमों से नौकरी कर आप रिटायर्ड भी हो सकते हो। मगर बड़ा बनना है तो चिंतन, तर्क, विश्लेषण, निर्णय, नीति और नीति का क्रियान्वयन, ये प्रक्रिया से हर व्यक्ति को प्रेरित होना ही पड़ता है। आज तक हमारी शिक्षा नीति के अंदर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी बच्चों का, और ये मैं तैयार किए हुए भाषण में नहीं था, बच्चों ने जो मुझे नृत्य नाटिका बताई वो देखकर मैंने कहा ये सारी चीजें हमारी शिक्षा नीति के अंदर है। इतनी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने इस चीज को मुझे समझाया है। मैं बच्चों को और उनको तैयार करने वाले सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये हमारी मूल शिक्षा पद्धति का हिस्सा है, भारतीय शिक्षा पद्धति का है। व्यक्ति को बड़ा बनाना, उसको सर्वज्ञ बनाना, सर्वज्ञ बनाने के लिए इसकी मन की क्षमता को, इसकी सोचने की क्षमता को, इसकी स्मृति को ज्यादा पैना बनाना। और वो तभी हो सकता है जब भारतीय हमारी मूल शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा की नींव रखी जाए। आप लोगों को शायद ये दिखाई नहीं पड़ता होगा, शिक्षा पद्धति को शायद 90 पेज या 100 पेज का दस्तावेज आपने दिखा है। ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथागार है। मैंने बहुत डिटेल इसको पढ़ा है। ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है। इसके हर शब्द के पीछे बहुत गहरी सोच है, इसके हर वाक्य के पीछे बहुत बड़ी गहरी सोच है। और इसको जिनको इंप्लीमेंट करना है, जिसको जमीन पर उतारना है, उन लोगों ने भी इस दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं भारतीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। मुझे तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोश विद्या से पढ़ाया गया है। मैंने कोई उल्लेख देखे बगैर, कोई उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद का देखे बगैर इस शिक्षा नीति में अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। ये पूरी इनबिल्ट है और ये प्रक्रिया ही बड़े नागरिक बना सकती है। वो प्रक्रिया ही मन की शक्ति को बढ़ा सकती है। नैतिकता को आरोपित, मतलब नैतिकता का पौधा बच्चे के मन में बना सकती है। दूसरे को मदद करने की प्रकृति को जीवित कर सकती है, इसको रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, इसको जिम्मेदार बना सकती है, उसको हमेशा के लिए अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रस्तुत रखने के संस्कार दे सकती है। मैं मानता हूं ये समग्र समाज के अंदर परिवर्तन इसी शिक्षा पद्धति से आएगा। और इसके अंदर मैंने भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल भी देखे हैं मित्रों, परंतु हमने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ढर्रे को बदलना आसान नहीं होता है। ढर्रे को बदलना बहुत परिश्रम की मांग करता है। हमने ढर्रे को बदलने की चैलेंज को स्वीकार किया है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ: सामर्थ्य की वृद्धि, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख लिंब पर, ये स्तंभ पर ये पूरी शिक्षा का दस्तावेज बनाया गया है। इसके अंदर शिक्षा की वर्तमान 10+2 की व्यवस्था को भी बदलने का प्रावधान है और ढेर सारे अनेक बदलाव किए गए हैं। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु मित्रों, स्कूल और हायर एजुकेशन की सिस्टम में 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हमने रखा है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एक बार विद्यार्थी की नींव तय हो जाए, इसकी रुचि तय हो जाए, ये रुचि का रास्ता वो प्रशस्त कर दे और इस दिशा में रोजगारी के साथ जोड़कर इसको व्यावसायिक शिक्षण अगर दे देते, अच्छा नागरिक तो बनेगा ही बनेगा, अपने जीवन की जरूरियातों को भी पूरा करेगा और देश के विकास को वो गति भी देगा। नई शिक्षा नीति में बहुत खूबी से उसका, नई शिक्षा नीति का पोषण तो भारतीय
शिक्षण परंपरा से होता है, मगर उसका दृष्टिकोण आधुनिक भी है और भविष्य उन्मुख भी है। मूल इसका भारतीय शिक्षा पद्धति में है, इसका परिणाम और इसका दृष्टिकोण आधुनिक और भविष्य उन्मुख रखा गया है। दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। मन की क्षमता बढ़ाने का हमारा जो विज्ञान है, मन की क्षमता बढ़ाने की हमारा जो शिक्षा पद्धति है, उसको मूल बनाते हुए दुनिया भर के आधुनिक विज्ञान को, दुनिया भर के आधुनिक शिक्षा को स्वीकारने का भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये भी ये शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा नीति इसको स्पेस देती है। मैंने कहा ही, भारतीय भाषाओं को, कला को, संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी है। व्यक्ति के अंदर पड़े हुए, बच्चे के अंदर पड़े हुए हर प्रकार की क्षमताओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा ये दस्तावेज नई शिक्षा नीति है। मैं बहुत आशा के साथ इसको देखता हूं। मित्रों, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें होता है कि भाई किस प्रकार से उस जमाने के अंदर, जब यातायात इतना कठिन था, भूमार्ग के अलावे कहीं जा नहीं सकते थे, दुनिया भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते होंगे। आज भी जरूरत है इस प्रकार के वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में लाने की। भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो अनुसंधान है, इसका फायदा सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, समग्र विश्व को मिलना चाहिए। और ये तभी हो सकता है मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अथवा क्लस्टर्स की जो स्थापना की अनुशंसा इस नीति में की गई है, अगर इसको डेवलप करते वक्त नीति के इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो इस दृष्टिकोण के साथ करेंगे तो मैं वो दिन दूर नहीं देखता। शायद एक दशक के कम समय के अंदर फिर से एक बार समग्र विश्व को चकाचौंध करने वाले विश्वविद्यालय हम हमारी भूमि पर ही बना सकते हैं। मेरू की स्थापना ये भी इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरू एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है और भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए मेरू और मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, इसका बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में होगा। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में या 2 जिलों के बीच में एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम उपलब्ध कराएंगे। मैं धर्मेंद्र भाई हर्षनाद व्यक्त करते हैं। धर्मेंद्र भाई, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत कठिन काम है, मगर मैं धर्मेंद्र जी की क्षमता को जानता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के विजन को ये जमीन पर उतारेंगे। मित्रों, भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, हमारे देश की आबादी को, हमारे देश की जनसंख्या को कंसीडर करते हुए एक नई अर्थव्यवस्था बनाने का बीज भी इसके अंदर मैं देख रहा हूं। नई शिक्षा नीति के अंदर नॉलेज क्रिएशन और रिसर्च, ये 2 बिंदुओं को नई शिक्षा नीति बहुत अहम महत्व दिया है। मैं इसके अंदर बहुत बड़े, हमारे अर्थतंत्र के अंदर बहुत बड़े बदलाव को देख रहा हूं। आज जो कमी है वो यही है। R&D लगभग दुनिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ बहुत कम है। मैं बजट के आंकड़ों में नहीं जानना चाहता, अमेरिका में अपने GDP का कितना प्रतिशत होता है, भारत का कितना प्रतिशत होता है, मगर बहुत कम हो रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस पर भी थ्रस्ट देने का काम किया है और मुझे लगता है कि इससे भी हमारे अर्थतंत्र को जीवंत बनाने में और हमारे समाज के साथ अर्थतंत्र का सही मायनों में जुड़ाव करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, आज मैं राज्य के भी कुछ अफसर हैं, मैं वो सभी को कहना चाहता हूं कि राज्यों के सहयोग के बगैर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सफल हो ही नहीं सकती।
मोदी जी ने जो टीम इंडिया का एक कल्पना दिया है, ये राज्य और केंद्र नहीं है, केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम बनती है, वो टीम इंडिया है। अगर पूरी टीम इंडिया नहीं लगती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जमीन पर नहीं उतर सकती है। इसलिए मेरा राज्यों के सभी अधिकारियों से भी अनुरोध है कि आपने अपने अपने राज्य के अंदर भी नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने का रोड मैप अब तक तय हो चुका है काफी राज्यों का, मुझे मालूम है। मैं मुख्यमंत्री भी जो मिलते हैं मेरी पार्टी के अलावे हैं, उनको भी पूछताछ करता हूं जब मिलते हैं तब। काफी लोग उत्साह से इसको देख रहे हैं, परंतु यहां जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए राज्य के अधिकारी उपस्थित हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप भी इसका एक बहुत बड़ा रोड मैप बनाइए। प्राथमिक शिक्षा के अंदर हमने पहले देखा निपुण भारत मिशनम, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, निष्ठा, FLN, सार्थक, समग्र शिक्षा का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, ढेर सारे इनिशिएटिव प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं, परिणाम भी मिले हैं। ड्रॉप आउट रेशियो में लगभग 4 गुना, मतलब पहले 4.2 था तो अब 1.3 आया है और बहुत अच्छा परिणाम भी मिले हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारा प्रयास हुआ है। उच्च शिक्षा के अंदर भी भारतीय भाषाओं को महत्व देने की शुरुआत हुई। जेईई की और नीट यूजी की परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में आयोजित की गई है। इसी तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी 13 भारतीय भाषाओं में हुआ है। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग के अंदर भारतीय भाषा हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बंगाली को स्वीकार किया है और भी आगे प्रयास चल रहा है। और मैं एक छोटी सी टिप्पणी यहां पर जरूर करना चाहता हूं, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो या कानून की शिक्षा हो, जब हम वो शिक्षा भारतीय भाषाओं में नहीं करते हैं तब हम देश की क्षमता का 5% का उपयोग करते हैं। 95% बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा लिए हैं। मैंने देखे हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बड़े वकील से एकदम कंसेप्ट जिसके लॉ के क्लियर है, ऐसे लॉयरों को देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करते हुए, और ऐसे लॉयरों को मैंने देखा है केस की राह देखते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और हमने हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाना हो, अगर 100 बच्चे उपलब्ध है उसमें से आपने 5 बच्चों पर ही हाथ रख दिया है। अगर ये ज्ञान भारतीय भाषा में उपलब्ध है तो 100% क्षमता का उपयोग देश के विकास के लिए हो सकता है, और इस दिशा में हमने सोचना है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्स को, और अब कोर्टों के अंदर भी भारतीय भाषाओं को धीरे कर शुरुआत हो रही है। मैं मानता हूं ये शुभ शुरुआत है और भारत के आगे बढ़ने का शुभ चिन्ह भी है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना में लगभग केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने 6 बढ़ाए हैं, IIT 7, IIM 7, IIIT 16, एम्स 15, मेडिकल कॉलेज 209 और कुल विश्वविद्यालय 302 बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और कॉलेजों की संख्या में 5700 की वृद्धि की। मित्रों, यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार का थ्रस्ट प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन पर समग्रता से है।
मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये खाका बनाने का काम ऑलमोस्ट इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष तक समाप्त कर दिया है। अब खाके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर महत्तम उपयोग करना है तो वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से ही हो सकता है। और मेरा मानना है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट से हमें फायदा मिलने वाला है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जस का तस है, इसके अंदर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वों को आरोपित कर देते हैं, मतलब अंदर लगा देते हैं, तो क्यूमुलेटिव तरीके से हमें इसका फायदा मिलेगा। मित्रों, आज मैं समग्र विभाग और शिक्षा से जुड़े हुए देश के हर कोई व्यक्ति को बहुत बहुत आशाओं के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 साल नए भारत की नींव डालने के 2 साल है। नए भारत की कल्पना जिसके मूल, मैंने जैसे पहले कहा, जिसकी जड़ें भारतीयता में होगी, परंतु वो वृक्ष दुनिया भर की आधुनिकता को, दुनिया भर के ज्ञान को, दुनिया भर के विज्ञान को स्वीकार करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ता होगा। ऐसे भारत की रचना के लिए ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास के टाइम टेबल के साथ ही हमारी नई शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी। मोदी जी ने ये नई शिक्षा नीति लाए हैं, वो आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव है। हमने इस बात को बहुत मन से लगाकर शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं, हर बच्चे तक पहुंचकर बच्चे का भविष्य संवारने का एक बहुत बड़ा साधन है। बच्चे को सर्वज्ञ बनाने का, बच्चे को बड़ा व्यक्ति बनाने का, एक उम्दा इंसान बनाने का ये माध्यम है। हमें इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र भाई पूरे शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको और शिक्षा जगत के साथ जुड़े हुई पूरी देश भर के शिक्षाविदों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपके प्रेरक वचन हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मान्यवर सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमान संजय मूर्ति जी से प्रार्थना है, कृपया धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारें। मान्यवर महोदय। आज के ही दिन 1 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली एनिवर्सरी पर कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। आज इसके 2 वर्ष के इम्प्लीमेंटेशन में हम इस बात को सच होता देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, आज आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया और हमारा उत्साह बढ़ाया। आपका आज का भाषण हमें हमेशा के लिए मोटिवेट करता रहेगा। मैं इसके लिए आपको शिक्षा मंत्रालय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री का। आज के समारोह के प्रेरणा हमें माननीय मंत्री जी ने दी और पिछले 1 वर्ष से हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मंत्रालय आपके नेतृत्व में हमेशा एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तत्पर रहेगा। आज यहाँ उपस्थित माननीय राज्य मंत्रीगण डॉक्टर चंद्रशेखर जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी को भी मैं उनकी सम्मानीय उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के समारोह में शोभा बढ़ाने के लिए आए छात्रगण, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से हम सबको मतृगण दिया है, आप सभी को हमारा आभार। केवीएस शिक्षकगण, जिन्होंने इस बच्चों को सिखाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ देश भर के शिक्षाविद पधारे हैं। एआईसीटी, एनसीवीटी, एसीटी, एनसीटी चेयरमैन
IIT, NIT, IIM के डायरेक्टर्स, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, विभिन्न प्रदेशों के सेक्रेटरीज, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। आप सभी आज यहाँ आए और इस फंक्शन का कवरेज दी। मेरे सहयोगी सेक्रेटरीज, उनके विभागों के अधिकारी एवं सहायक, आप सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सहयोग के बिना यह समारोह संभव नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्रालय के मेरे समस्त सहयोगी और एडसेल के CMD और उनके समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के अप्रिसिएशन और आभार का पात्र हैं। आपने समारोह को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस इतने बड़े समारोह में बहुत सारे लोग ने अपने इनवैल्यूएबल योगदान दिया है। आज समय के अभाव के लिए मैं सभी का नाम यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है, किंतु आप सभी हमारे हार्दिक धन्यवाद को स्वीकार करें। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर NEP की दूसरी एनिवर्सरी की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद एवं आभार। मंचासीन गणमान्य अतिथिगण से प्रार्थना है आप जलपान के लिए पधारें। सभागार में विराजमान सभी अतिथि अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद।